बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हैं राकेश शुक्ला जी, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया ईरान को लेकर के क्या हालात बने हुए हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं, ईरान क्या कह रहा है, या ट्रंप लड़ाई ना करें इसके लिए मनाने के लिए देश क्या क्या कर रहे हैं। और ईरान के अंदर से भी जो असल पिक्चर है वो भी आपको एक व्यक्ति ने वहाँ पर बताई जो ईरान के अंदर रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, भारत और जो ये यूरोपियन यूनियन की मेगा ट्रेड डील हुई है, इसके अलावा उससे पहले आपकी यूएई के साथ डील हुई थी, इस सब का क्या असर दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की टैरिफ वॉर छेड़ दी पूरी दुनिया के ऊपर, और उनको लगा कि इससे मैं अपने देश को बड़ा मजबूत कर रहा हूं। उन्होंने दोस्त तो गवाए, उन्होंने रिश्तों के साथ साथ जो है व्यापारिक संबंध भी गवा दिए हैं। अब उनके कट्टर से कट्टर समर्थक देश जो अमेरिका पर भरोसा करते थे, वो अब अमेरिका को इतने संदेह की नजर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि अब इस देश का कोई भरोसा नहीं है, अब इसके ऊपर निर्भर नहीं किया जा सकता। और वो सब अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल डील्स करना चाह रहे हैं, और उसमें उन देशों की पहली दौड़ लग रही है भारत की। भारत के साथ ट्रेड डील करो, दूसरी लग रही है चाइना के साथ। तो भारत में आप जानते ही हैं, हमने आपको बताया अभी ईयू वाली ट्रेड डील हो गई, यूएई के राष्ट्रपति वो उससे 2 रोज पहले यहाँ आए हुए थे। उसके अलावा अभी ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, ये अभी आने वाले हैं भारत। तो ये अभी पाइपलाइन में है, ये अभी चली रहा है। तो ये सारी बातें हैं। इस पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक रिएक्शन जो है एक पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने दिया। उन्होंने इन डील्स पर पूछा कि किसी ने सोचा कि ये भारत क्यों कर पा रहा है, हमारे यहाँ कभी कोई ऐसी खबर क्यों नहीं आती कि जी फलाना देश हमारे यहाँ निवेश करना चाहता है, हमने इसके साथ बहुत बड़ी बायलैटरल डील कर ली है, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी इससे। दुनिया को हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है, भारत में क्यों इंटरेस्ट है, इसका जवाब सुनिए आप। तो ये साहब कह रहे हैं कि भारत में फौज जो है वो वही काम करती है जो फौज को करना है। फौज अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो करती है, वो तोपें चलाती है, वो बंदूक चलाती है, वो ये काम करती है। तो भारत की फौज वही काम करती है जिस काम के लिए फौजें रखी जाती हैं। अमेरिका की फौज वो सब काम करती है जो औरों का काम है, अपना काम छोड़ करके। अब फौज फॉरेन पॉलिसी भी चलाएगी, फौज इकोनॉमिक पॉलिसी भी डिसाइड करेगी, फौज तोप भी चलाएगी, और फौज जो है वो उन्होंने कहा वो अंडा बटर भी क्या बिजनेस भी करेगी। तो ये पाकिस्तान की फौज है, वो ये करती है। सर वो भी ये भी कह रहे हैं फौज जो है ना, फौज के अलावा जो फौज के काम के अलावा सारे काम करती है। तो वो उनका दर्द बोल रहा था एक्चुअली कि भाई जो काम एक्सपर्ट डोमेन का है वो एक्सपर्ट ही कर सकता है। अब आपको लगा कि हम ट्रंप के साथ हम लंच खाया है तो अब सारी अब हम ही जानते हैं फॉरेन पॉलिसी सारी, तो वो बाकी जो पाकिस्तान के अंदर भी फॉरेन सर्विस में डिप्लोमेट्स होते हैं वो घास छील रहे थे आज तक। तो वही कह रहे हैं कि भारत इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उसके पास, उसके आईएफएस ऑफिसर्स, वो ये काम करते हैं। उसमें फर्क दूसरा भी है सर कि हमारे यहाँ सिस्टम में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरकार के साथ जो भी अंग है, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो सब काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो सेना सिस्टम सब कुछ, सरकार सिस्टम सब कुछ सेना ही है, इसलिए वो जो उनकी मर्जी होती है वो करते हैं। उनको ना कोई पूछने वाला है, ना उन्हें किसी को जवाब देना है। क्या आपने देखा कि वहाँ की पार्लियामेंट में कभी इस बात पर, नेशनल असेंबली में कोई इस बात पर सवाल हो रहा है कि भाई फौज ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया है, कहाँ पर किस तरह से डील है? तो वहाँ फौज ही सब कुछ है। सिस्टम जिसे हम बार बार बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, वो वहाँ चलता है, और इसीलिए कोई एक्सपर्टीज की उनको जरूरत नहीं। हर चीज़ पर वही सब बात कर लेंगे। ट्रंप साहब भी बात कर रहे हैं, वो सबसे कम विदेश दौरों पर जाते हैं, लेकिन विदेश मंत्री वहां पर जाकर एयरपोर्ट पे वीजा तो चेक करते हैं वो होम मिनिस्टर साहब। तो वो स्थिति ऐसी है, वहां पर एक्सपर्टीज की बात ही नहीं है। फौज जिस तरह से जो चाहे वो कर ले, और इसीलिए लगातार उनका नुकसान वहां पर होता जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है। कोई उनको रोकने वाला भी नहीं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए अमेरिका के साथ क्या हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, इन्हें बड़ी अभी इन्होंने पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि यूरोपियन यूनियन ने अपने खिलाफ जंग को फाइनेंस कर लिया, भारत के साथ डील कर ली, हम तो टैरिफ लगाया था इंडिया पे, इन्होंने नहीं लगाया, ये भारत के साथ डील करना चाहते थे, बहुत बोल रहे थे ना। अब इनकी घिग्गी कैसे बंद गई अमेरिका में, कांग्रेशनल हियरिंग में, कांग्रेस इनकी हियरिंग कर रही थी, सामने बैठा के पूछा, ये बताओ वित्त मंत्री जी, टैरिफ लगा रहे हैं आपके राष्ट्रपति, टैरिफ भर कौन रहा है? वो लगे आए दाएं बाएं करने। दोबारा वो बड़े सख्त इंटेरोगेटर थे जो थे, ना 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 ना, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास 5 ही मिनट है, कौन भरता है टैरिफ ये मुझे बताओ। अमेरिका ने जितने देशों में टैरिफ लगाए उसको वो किसकी जेब से जा रहा है? फिर कुछ नहीं बोले, बोले तुम नहीं बोलोगे मैं बोलता हूं, टैरिफ भर रहे हैं हम, अमेरिका भर रहा है वो सारे टैरिफ जो लगाए गए, इंडिया पे लगाए, तो इंडिया का नुकसान जो हो रहा होगा, तो महंगाई हमारे यहां बढ़ गई। सुन लीजिए, तो उनके पास जवाब नहीं है इस बात का कि टैरिफ कौन, बार 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 उनसे ये सवाल पूछा गया, और अंत में जो सामने जो सेनेटर बैठे हुए थे, ये इनको कहना पड़ा, तुम नहीं बोलोगे मैं बताता हूं, टैरिफ हम भर रहे हैं। ये बात लेकिन ट्रंप को नहीं समझ में आ रही है। देखिए, ये तो पहले भी बोला गया था, जब ये टैरिफ वॉर शुरू की थी ट्रंप ने, तब भी बोला गया था कि जो अमेरिकी जनता है
उसके पास अगर महंगा सामान आएगा तो उसका महंगाई को तो उसको पे करना है, अगर महंगा सामान हो जाएगा। अभी तक जो है चाइना से या इंडिया से जो सामान जाता था वो काफ़ी सस्ता था, उस हिसाब से अमेरिका का जो सामान इधर आता था वो थोड़ा इंडिया के टैरिफ के कारण महंगा था। लेकिन जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसने ये नहीं सोचा कि इसका आखिर असर क्या होगा। उनकी दुकानों में, उनके मॉल्स में जो चीज़ें बिक रही होंगी, जो कि ज़्यादातर चीज़ें दूसरे देशों से आती है, चाइना से आती है, इंडिया से आती है, बाकी सारे देशों से आती है, वो चीज़ें किस तरह से महंगी हो जाएंगी। और उसका जो अल्टीमेट, अगर हमारे यहाँ पे भी टैक्स लगता है किसी चीज़ पर, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर उसको पे कर रहा होता है। तो वहाँ पे भी यही है, अगर बाहर से कोई चीज़ आएगी उस पर अगर आपने टैरिफ लगाया होगा तो भारत तो ऐसा नहीं है कि वो टैरिफ ऐड करके नहीं भेजेगा, वो तो जो बेच रहा है वो तो उसमें ऐड कर देगा और वहाँ पे भेज देगा कि अगर आपको खरीदना तो इतने में खरीदो। तो जनता परेशान है, वहाँ पे नेचुरली चीज़ें महंगी हो रही। मैं इस पर एक डेटा है सर, मैं वो देख रहा था, लेकिन ट्रंप दावा करते हैं कि टैरिफ से उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अमेरिका को कमा के दे दिए, हमारे इतनी बचत हुई है, हमारी इकोनॉमी यहाँ पहुंच गई है। और मैं साथ साथ पैरेलल ऐसी बातें सुनता हूँ जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में एक्चुअली जो है, जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन नहीं किया, कम हो गया, मतलब हमारा खत्म नहीं हो गया, हमारा बढ़ा है इनफैक्ट। तो अमेरिका इसका मतलब अमेरिकी लोग सामान खरीद रहे हैं भारत का, लेकिन महंगा खरीद रहे हैं निश्चित रूप से। देखिए, ये वही ट्रंप है जो भारत को किंग ऑफ टैरिफ कहते थे कि भाई भारत किंग ऑफ टैरिफ है, और अब दुनिया में अमेरिका किंग ऑफ टैरिफ बनकर निकल रहा है, सब पर तमाम तरह के वो टैरिफ लगा रहा है। ट्रंप ने दरअसल सभी जो मोर्चे एक साथ खोल लिए। ट्रंप को लग रहा था कि भाई मैं तमाम देशों को दबाऊंगा तो दबते जाएंगे मेरे टैरिफ केस में और मेरी बातें मानते जाएंगे। दुनिया ने उनकी बातों को मानने से मना कर दिया, और उसका ये असर रहा कि पश्चिमी देश जो चीन के पास देखने की हिमाकत नहीं करते थे, आज वहाँ पर कि स्टारमर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर चीन चले गए। अभी 2 महीने के अंदर वहाँ 4 पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष चाइना होकर आ गए, और अब वो अमेरिका से निकलकर दुनिया में दूसरे देशों में जा रहे हैं। वो चीन के पास आ रहे हैं, वो भारत के पास आ रहे हैं, और भारत पर उनको ज़्यादा भरोसा है क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी है वो दुनिया के लिए जिस तरह से संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो दुनिया के लिए एक बेहतर भारत को विकल्प के रूप में पेश किया कि भाई आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमसे बिजनेस कीजिए, और उसका असर यह रहा है कि यूरोपियन यूनियन जैसा देश जो लगातार 18-19 साल से भारत से डील नहीं हो रही थी, आज प्रधानमंत्री मोदी के कारण वो डील हुई है और टोटल टैक्स उसके अंदर रिमूव करने की बात हो गई है। तो इतना बड़ा डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भारत ने कहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, और अब कनाडा भारत के साथ डील कर रहा है, दुनिया के तमाम पश्चिमी देश भारत के साथ आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप जो लग रहा था कि भारत दब जाएगा, आज भारत उस दिशा में भारत ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है और दुनिया को भरोसा जिताया है कि भाई हम हमारे साथ डील करोगे तो विन विन सिचुएशन रहेगी, हमारे लिए भी बेहतर होगा और आपको अपने देश के लिए भी बेहतर होगा। मैं आपको थोड़ा सा डेटा देता हूं सर, मैं वो दे रहा हूं, मैं एक अमेरिका के अंदर जो है एक इंडेक्स जो है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, वो एक पैमाना माना जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो उसके हिसाब से अमेरिका के जो आंकड़े हैं वो कोविड महामारी के 2020-21 के दौर से भी नीचे गए हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और वो क्योंकि वो सूचकांक में बात करते हैं तो डेटा वैसे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, जो उसमें एब्सोल्यूट फिगर्स दिए गए हैं वो मैं बता रहा हूं कि अमेरिका की जो मार्केट है वो लो हायर और लो फायर पर काम कर रही है, मतलब लोअर लेवल पर हायरिंग करो और फायरिंग करो, ये वो कर रही है। दिसंबर में 50,000 नौकरियां का सृजन हुआ था 2025 में, और नवंबर में 56,000 का, यानी नौकरियां पैदा होना कम होती जा रही हैं। अमेरिका की बेरोजगारी दर है 4.4%। 2024 में 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई थी अमेरिका में, और 2025 में केवल 6 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। ट्रंप ने जब जिस साल ये बखेड़ा खड़ा किया है उस साल केवल 6 लाख नौकरियां पैदा हुई देश में, और पिछले साल उससे 20 लाख नौकरियां पैदा हुई। इसका एक बिल्कुल छोटा आंकड़ा देना चाहूंगा, उसमें यह है कि अगर $1 का टैरिफ लगता है तो उसमें 96 सेंट जो है वो कंज्यूमर पे कर रहा है अमेरिका में, $1 के टैरिफ पे। सही। तो आप हालत देख लीजिए, 5% जो है जो नॉर्मल गुड्स हैं वो महंगे हो चुके हैं। ठीक। अब लेकिन हमारे देश के पड़ोसी में पाकिस्तान में, सर राकेश जी ये बात सुनिएगा आप, हम लोग अक्सर एक खबर जो होती है तो मजेदार तो कहते थे, मतलब मजा नहीं आया तो पैसे वापस। सर आज मिली मुझे बड़े दिनों बाद वो खबर, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये नवाज शरीफ जी की बेटी हैं और ये वहां के पाकिस्तान सूबे की वो है मुख्यमंत्री भी हैं। इनसे क्योंकि हम अभी एक्सपोर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इनसे पूछा गया था हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है दुनिया को, या क्या कर सकता है। लोगों ने कहा इतने बड़े वहां के सबसे इंपॉर्टेंट सूबे की मुख्यमंत्री है, कुछ ज्ञान देगी, कुछ बात बताएगी, हमें इस एरिया पे फोकस करना चाहिए, इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। उन्होंने जो बोला साहब, मतलब मेला ही लूट लिया इन्होंने। सुन लीजिए आप बयान उनकी। आपने
ब्रिलियंट ब्रेन्स एक्सपोर्ट कर सकता है। ये एक्चुअली दो बातों में गलत है कि एक तो ब्रिलियंट ब्रेन्स फैक्चुअली इनकरेक्ट बात, पाकिस्तान में ब्रिलियंट ब्रेन्स, और दूसरा पूरी दुनिया ब्रेन्स के बाहर जाने को ब्रेन ड्रेन कहती है कि हमारे जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया काम कर सकते हैं, जो होशियार लोग हैं, वो बाहर जाके बाहर की दुनिया के लिए, देशों के लिए काम करते हैं, उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। बीबी उसको ये एक्सपोर्ट नहीं कहते, इसको आप एक्सपोर्ट कह रही हो। लेकिन ये केवल इनकी प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तानी नागरिकों के पलायन को वहां की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान बता रहा है उनका वित्त मंत्रालय। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्चुअली ये स्टेटमेंट दिया। मैं हैरान हो गया कि क्या वाकई में कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा स्टेटमेंट दे सकती है। उन्होंने कहा पिछले साल 7,62,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ के चले गए। ये भारत में होता है तो हमारी संसद में सवाल उठता है, ये क्यों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है देश छोड़ के जा रहे हैं। वहां 7,62,000 लोग देश छोड़कर चले गए और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां से ये पैसा कमा के रेमिटेंसेस यहां भेजते हैं, इससे हमारी गाड़ी चल रही है। तो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, हम पाकिस्तान खुश है कि यहां नहीं कमा पा रहे, बाहर जाके कमा रहे हैं और वहां से पैसा हमको भेज रहे हैं। ये हालत है सर इस देश नहीं, देखिए, और मुख्यमंत्री कह रही है इसको ब्रेन एक्सपोर्ट है। आपने जो आंकड़ा दिया ना कि बाहर जाने वालों का, एक आंकड़ा और देखिए कि जो दुनिया के तमाम देशों पे गए हुए डिटेंशन सेंटर में कितने लोग हैं, उनको वहां कहीं काम नहीं है। तो जिनको उस घुसपैठ केंद्र में रखा जा रहा है उनको सरकार जीवन यापन के लिए थोड़ा सा राशि देती है, और वो राशि वो खाएं तो खाने के लिए वो मांग के खा लेते हैं ब्रेड, और वो राशि भेज देते हैं कुछ बचे तो भेज देते हैं पाकिस्तान। ये उनका आय का साधन है और उस साधन को ये इकोनॉमी बता रहे। यस, हमारी इकोनॉमी अफ्लोट इसीलिए। आप दिमाग के बारे में देखिए, पाकिस्तान के पास इतना दिमाग है कि तमाम दुनिया भर के देश पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लोगों को ढूंढ ढूंढ के भेज रहे कि भाई साहब आप हमारे देश में नहीं रह सकते। तो ब्रिलियंट ब्रेन्स जो पाकिस्तान के ना, वो बाहर जाके क्या काम करते हैं? प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मेसन्स, वेल्डर्स, ये काम करते हैं। तो आप बाहर जो भेज रहे हैं वो ब्रिलियंट ब्रेन्स नहीं भेज रहे हैं, आप सिर्फ मैन पावर, प्लम्बर ही जाके लग, लेकिन कुछ वहां से वापस पैसा नहीं, प्लम्बर लगना संख्या कम है सौरभ भाई, डिटेंशन सेंटर वालों की संख्या। आगे आप देखिए पाकिस्तान में नया गजब तमाशा। आपको मालूम है पाकिस्तान में इमरान खान का मीडिया में नाम नहीं लिया जा सकता, अखबार में इमरान खान लिख नहीं सकते, फोटो नहीं लगा सकते, टीवी पे इमरान खान की तस्वीरें नहीं चल सकती, इमरान खान का नाम नहीं ले सकता कोई भी। मतलब रिपोर्टर, एंकर, गेस्ट कोई भी आ जाए, मतलब अगर मैं और वहां ये बात कर रहे हो तो मैं भी नहीं नाम ले सकता, ये भी नहीं नाम ले सकता। ये वहां पर पाबंदी है सरकार की तरफ से। अब क्या किया इमरान खान की पार्टी ने 8 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर एक पूरे पाकिस्तान में बंद का ऐलान किया हुआ कि पूरा पाकिस्तान बंद, चक्का बंद, शटर डाउन, ये कह रहे हैं उसको वो। अब इसे बसंत पंचमी में वहां भी पतंगे उड़ती हैं हमारी तरीके से। तो पाकिस्तान की सरकार कितनी दिवालिया है कि इन्होंने ये ऑर्डर निकाला, सरकारी ऑर्डर निकला है कि बसंत पंचमी के दिन कोई आदमी इमरान खान की फोटो लगा के पतंग नहीं उड़ाएगा। इमरान खान को वहां लोग, क्योंकि नाम लेने में पाबंदी है, तो लोग कहते हैं कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। तो कहा कि कोई कैदी नंबर 804 नहीं लिखेगा, कोई फोटो नहीं लगाएगा, कोई पीटीआई लिखी हुई पतंग नहीं उड़ाएगा। यह पाकिस्तान की सरकार का हुक्मनामा है, आप सुन लीजिए, आपको यकीन ना आ रहा हो तो। इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो गुड्डों पे, पतंगों के ऊपर जो है वो पतंग लग जाएगी और लोग जो है जब उसको उड़ाएंगे तो वो नहीं होना चाहिए। भाई सवाल ये, मैं अभी रिसेंटली में देख रहा था कि मरियम नवाज साहबा की तस्वीर की भी जो है वो पतंगे बनी हुई हैं, उनकी तस्वीर की भी गुड़ियां जो है वो बन गई हैं। तो ये क्या तरीकाकार है यार, लोगों को आराम से बैठ के भाई आराम से उनको गुड्डी डोर उड़ाने दो। मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि डोर जो है वो केमिकल वाली ना इस्तेमाल हो, जिससे लोगों के गले ना कटे, लोगों को जानी नुकसान ना हो। इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ये किन चीजों के ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जनाब? तस्वीर 804 अगर लिखा होगा पतंग पे तो आप कितनी पतंगों को पकड़ेंगे? ठीक है, उसके ऊपर अब बार कोड होंगे कि पतंग कहां से आई, क्या है क्या नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट डर गई और ये फलान हो गया, कोई हाफिज मीर साहब कह रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा अगर इमरान खान की तस्वीर आ गई। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूं, आप चाह कर भी ये चीज रोक नहीं पाएंगे। आप कितने लोगों को मना करेंगे कि 804 ना लिखें? कितने लोगों को मना करेंगे कि आप कोई तस्वीर लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा? वो तो अब चूंकि ऑर्डर निकला है सरकार का, तो ये क्राइम है अगर किया किसी ने, कानून तोड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई
पुलिस वाले हवलदार जो है पाकिस्तान में, वो लाहौर में पतंगे देख रहे होंगे और पतंगे काटेंगे वो कि इस पे इमरान खान की फोटो लगी हुई है, कैदी नंबर 800 गई तो वो देखेंगे कौन उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है, फिर उस पर मुकदमा होगा। उसमें पाकिस्तान की पुलिस को भी पतंग उड़ानी पड़ेगी काटने के लिए। गजब देश है सर। मतलब क्या स्थिति और डर कितना है इमरान खान से, अंदाजा लगाइए कि टीवी चैनल पे आप इमरान खान का नाम नहीं लिख सकते, अखबार में इमरान खान का फोटो और नाम नहीं लिख सकते, और अब वसंत पंचमी के दिन अगर वहां पर पतंग उड़ रही है 8 तारीख को, और 8 तारीख को उन्होंने ब्लैक डे बुलाया इमरान खान के समर्थन में, तो उस दिन आप इमरान खान के नाम की पतंग नहीं उड़ा सकते। किस तरह का डर है आपके अंदर? तस्वीरें आएंगी 8 तारीख को, मैं यकीन से दे रहा हूं, पुलिस भाग रही है पतंगों के पीछे। बिल्कुल, और जितना ये इस तरह का करेंगे मुझे लगता है उतना समर्थन इमरान खान के फेवर में पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा, और 8 तारीख को ये जनता को रोक नहीं पाएंगे। सर अगला झगड़ा देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये सब वहां टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 8 तारीख नजदीक आ गई है, महीना खत्म हो गया, 8-9 दिन की बात है, और इमरान खान पूरा देश में चक्का जाम अगर कर गए तो कहां मुंह दिखाएंगे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। ये साबित हो जाएगा कि देश में समर्थन केवल और केवल इमरान खान का है। हम तो कहने के लिए सरकार में, हम जाली तरीके से सरकार में आए हैं। अब आप सुनिए नया ड्रामा क्या हो गया। आपको याद है 2-3 महीने पहले बहुत तमाशा हुआ था, इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दे रहे, तो वहां धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, वाटर कैनन सब कुछ हुआ था। अब वो दोबारा शुरू हो गया है। कल से ही इमरान खान की बहनें और उनके समर्थक जेल के बाहर बैठ गए जहां पर इमरान खान बैठे हैं। वो कह रहे हैं मैं इमरान खान से मिलाओ। क्यों मिलाओ? खबर आई कि पिछले हफ्ते 5-7 दिन पहले उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई जेल में, और वहां की जेल वालों ने सरकार से कहा कि साहब इनको जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाना पड़ेगा, इनको कुछ आंख में सर्जरी की जरूरत है। बिना किसी को बताए, ना परिवार को बताया, ना इनके वकीलों को बताया, चुपचाप रात के वक्त उनको अस्पताल लाए, कुछ जो भी सर्जरी होनी थी वो हुई और उनको वापस जेल में भेज दिया। खबर लग गई इनकी पार्टी के लोगों को, लेकिन सरकार डिनाई करती रही, नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। जब ये लोग धरने में बैठ गए तो सरकार को मानना पड़ा कि हां एक छोटी सी प्रॉब्लम उनको आंख में थी और हम उनको ले गए था, अब वो ठीक है। अब ये लोग अड़ गए इनके समर्थक कि अब फैमिली से मिलने दो उनको, हमें नहीं पता तुमने उनके साथ क्या किया अस्पताल ले जाके, हमें नहीं पता तुमने उनको कौन सा टीका लगा दिया, कौन सी दवा दे दी, तुम उनको मारना चाहते हो। सुनिए। खान साहब को अडियाला जेल से खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल लेकर गए, खानदान को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसका इलाज जेल में नहीं हो सकता था। इस तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से ये फर्ज था जेल हुकाम का कि खानदान को मुतले करते, बहनों को मुतले करते, फौरन बताते उनको, ताकि वो वहां मौजूद होती, खान साहब के जो जाती मालिज हैं वो मौजूद होते। हम हरगिज इसको कबूल नहीं करेंगे कि खान साहब को रात की तारीकी में आप लेकर जाएं किसी अस्पताल में, वहां अपनी मर्जी के टीके लगाएं। हमें यही इत्तला मिली है कि टीके लगाए गए, और इस अब टीका लग गया था इमरान खान को टीका लगा, दर्द हो रहा आसिम मुनीर को। डिनाई किया एक हफ्ता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को मानना पड़ा कि हां हम उनको अस्पताल ले गए थे। सुनिए। वो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया, और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद